कि वॉर खत्म हो गया था, लेकिन दुश्मन देश में अमेरिकन वर्कर सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कोई था जो अभी भी उन वर्कर्स को यहाँ मार रहा था। इसलिए सार्जेंट मैथ्यूज को उसके स्पॉटर सार्जेंट आइजक के साथ यहाँ भेजा गया था। इन लोगों का काम उन्हें मारना था, जो कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे लोगों को मार देते हैं। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच छुपकर पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे कि कहीं यहाँ पर कोई दुश्मन तो नहीं है। दोनों छुपकर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और इन दोनों को यहाँ छिपे हुए पूरे 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाता है। घंटों तक इंतजार करने के बाद मैथ्यूज का सब्र टूटने लगता है और वो आइजक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इराकी सोल्जर है, क्योंकि इस जगह पर केवल कुछ मरे हुए वर्कर्स और कुछ मरे हुए अमेरिकन गार्ड्स है। इसके अलावा मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें वहाँ खुद जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन आइजक कहता है कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन्हें किसी ने हेडशॉट से मारा है। हो सकता है कि इस जगह पर कोई इराकी स्नाइपर हो जिसने उन लोगों को मारा है, और मुझे लगता है कि शायद वो स्नाइपर जूबा होगा। दरअसल जूबा एक बहुत ही खतरनाक इराकी स्नाइपर था, लेकिन मैथ्यूज कहता है कि आखिर 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैथ्यूज को लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों पर किसी ग्रुप ने हमला किया होगा, लेकिन आइजक को लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई स्नाइपर मौजूद है। अब उन दोनों को यहाँ इंतजार करते हुए पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं और उन 24 घंटों में उन्हें यहाँ कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है। मैथ्यूज आइजक से कहता है कि वहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं खुद वहाँ चेक करने जा रहा हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पीछे से देख सकते हो। आइजक अभी भी मैथ्यूज को वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन मैथ्यूज उसकी बात नहीं मानता और वो कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाने लगता है। आइजक पीछे से उस पर नजर रखता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मैथ्यूज को अमेरिकन सोल्जर्स और वर्कर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। मैथ्यूज को एक मरे हुए सोल्जर के पास से रेडियो मिलता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आइजक मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पाता, क्योंकि आइजक की स्कोप खराब हो जाता है। आइजक मैथ्यूज को उसके बारे में बताता है तो मैथ्यूज कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तुम अपने स्कोप को बदल लो और कोई नया स्कोप ले लो। आइजक कहता है कि नहीं, ये स्कोप डीन का है और डीन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस स्कोप को मैं उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखता हूँ। दूसरी तरफ मैथ्यूज जब सारी डेड बॉडीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे हेडशॉट से मारे गए हैं। मैथ्यूज जल्दी से ये बात आइजक को बताता है। आइजक कहता है कि तुम जल्दी से वहां से निकलो, लेकिन मैथ्यूज अभी भी वही खड़ा होता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उन्हें मारा किस तरफ से गया है। लेकिन तभी मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। मैथ्यूज आइजक को बताता है कि मुझे गोली लगी है। ये सुनकर आइजक भागकर उसके पास जाने लगता है। वो स्नाइपर आइजक पर भी गोली चलाता है, लेकिन आइजक गोली से बचने के लिए जिगजैग पोजीशन में भागता है। आइजक मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। आइजक उस स्नाइपर से बचने के लिए एक वॉल के पीछे आकर छुप जाता है ताकि वो इसे देख ना सके। उधर मैथ्यूज दर्द से तड़प रहा था। वो आइजक से बेस पर कांटेक्ट करके बैकअप और रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है। इधर आइजक के पैर में गोली लगी थी, इसलिए वो अपने घाव पर पट्टी बांधता है ताकि नीचे गिर रहे ब्लड को रोका जा सके। इसके बाद वो बैग से रेडियो निकालकर अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके, लेकिन रेडियो में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि रेडियो का एंटीना टूट चुका था। उस स्नाइपर ने जानबूझकर एंटीना को टारगेट किया था ताकि वो अपने बेस से कांटेक्ट ना कर पाए। हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी जिंदा है और वो अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजक उससे कहता है कि तुम हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजक वॉल में एक होल करके अपने स्कोप को वहां लगा देता है ताकि वो उस स्नाइपर को देख सके। इसके बाद वो अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने लगता है। ऐसा करने से उसे काफी तेज दर्द होता है, लेकिन वो गोली बाहर निकल जाती है। अब दर्द की वजह से आइजक यहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजक को लगता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें गोली लगी हुई है, इसलिए हमें मदद चाहिए। वो लोग उधर से कहते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुम हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, या फिर तुम जहां हो वहां से खड़े होकर गोली चलाओ, तभी हम तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे। उनकी बात सुनकर आइजक थोड़ा परेशान हो जाता है, जिस वजह से इसे उस आदमी के ऊपर शक होने लगता है। वो आदमी जो करने के लिए आइजक से कह रहा था
वो सारी चीजें नियमों के खिलाफ थी। आइजक नोटिस करता है कि उस आदमी का एक्सेंट एक अमेरिकन की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए ये समझ जाता है कि वो वही स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है। वो स्नाइपर अब इसे भी मारना चाहता है, इसलिए वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। दरअसल उस स्नाइपर को आइजक के रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, जिस वजह से वो इससे बात कर सकता था। आइजक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे, इसलिए अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो और अगर अपने साथी को भी जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझसे बात करते रहो। मैथ्यूज को जिंदा रखने के लिए आइजक को ना चाहकर भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। वो स्नाइपर आइजक से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है, जैसे कि ये स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है। वो स्नाइपर आइजक के बारे में सारी चीजें जानने लगता है। आइजक उसे वो सब इसलिए बताता है ताकि वो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखे। आइजक स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपने स्कोप से देखता है और जमीन पर एक मैप बनाता है और सोचता है कि आखिर वो स्नाइपर कहाँ हो सकता है। आइजक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ का एक सिविलियन हूँ और मैं सिर्फ अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइजक कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ का युद्ध तो अब खत्म हो चुका है। तुमने यहाँ जितने भी लोगों को मारा है वो सारे मासूम लोग थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन को बनने के बाद उससे इराकी गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। लेकिन तुम यहाँ काम कर रहे लोगों को मारकर सारी चीजें खराब कर रहे हो और तुम खुद को एक इराकी कहते हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता